काले जादू की तबाहकारियाँ, एक सनसनीखेज दास्तान। आप इस दास्तान की इससे पहले 12 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ सुनो, अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों निकल चलेंगे। मैं खामोश हो गया। माँ बाप बिछड़ गए थे, भाई नामालूम रास्तों पर निकल गया था। पता नहीं जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। अब्बा और अम्मा का क्या हाल होगा। उनके दोनों बेटे उनसे छिन गए थे। मामू रियाज के बारे में यकीन था कि वो इन्हें संभालेंगे। वो ना होते तो बाप की कमर ही टूट गई होती। खान साहब दिन भर मसरूफ रहे थे। मुझे हकीम साहब की दी हुई दवाएं खानी पड़ी। रात को खान साहब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मसूद मियाँ। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह खैर करे, अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों। बड़े अच्छे इंसान हैं। पहले उनके पास चलेंगे, फिर उनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो हुक्म खान साहब। रात को खान साहब ने कहा, मेरे पास होना तुम्हें दूसरे कमरे में नहीं सोने दूंगा। दिल के इंतहाई गोशों से खान साहब के लिए दुआएं निकल रही थी। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। बड़ी पुरसुकून रात गुजरी। दिल को बड़ी तकवीयत और सुकून रहा था। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहब ने आदमी भेजकर रेल के टिकट मंगवाए थे। अब मैं सिर्फ उनके इशारों पर चल रहा था। तैयारी क्या करनी थी। 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूट केस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के तमाम दरवाजे मैंने बंद कर दिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी कि किसी तरह उस बुजुर्ग हस्ती के हुजूर पहुंच जाऊं, जिसके फैज से मेरी मुश्किल हाल हो जाए। इंतजार करते रहे। खान साहब मामूली आदमी न थे, जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई। हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डिबिया और बटवा निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा, पान खाओ। खान साहब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा, खा लो, ईद बकर ईद पर तो सब खा लिया करते हैं। और सुनो, हंसो, बुरी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खां को उस अच्छे वक्त में भूल न जाना। मैं सिसक पड़ा और खान साहब ने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया। ना ना चंदा, ना। मर्द की आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते, शोले निकलने चाहिए। ना चंदा, ना। दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहब के मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसासात जाग उठे थे। सफर जारी रहा। रात हो गई। खान साहब खाना साथ लाए थे। दस्तरखान खोल कर बैठ गए। सरार करके खाने खिलाते रहे। अपने हाथों से नवाले मेरे मुंह में डालते रहे। मुझे तसल्ली देते रहे। रात के 12 बजे उन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहब, आप सो जाइए। मियाँ, उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं ना। और फिर हमारा जागना जरूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंचेगी, तुम्हें तो अंदाजा भी ना होगा। उन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की रेदम ख्यालात के साथ सफर करते रही और आंखों में गुनूदगी घुल गई। थोड़ी देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए। न जाने क्या वक्त था कि अचानक क़यामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बनाई जाती रही। कोई आतिश फशां फटा था या जलजला आया था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूलकर, सब कुछ नजरअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा। तेज रोशनी हो गई थी।
खिड़कियों में से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी, गर्मी लग रही थी, पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे? 10 बज रहे हैं रत्ना, उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किसे आवाज दे रहा था, मगर फिर मेरे कमरे का दरवाजा खोला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मुअम्मर खातून थी, साड़ी बांधे हुए थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी, उम्र कोई 40 से ऊपर ही होगी। रत्ना, उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ाया है। उफ, ओ पसीने में भीग रहा है। नगोड़ मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वाले ने नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो। नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक निस्वानी आवाज आई, रत्ना उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ बैठ गया। जा मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता मंगवाती हूँ, अब दोबारा न लेट जाइयो। मुअम्मर खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ? क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और रत्ना, ये औरत मुझे रत्ना कहकर क्यों मुखातिब कर रही है? कैसा अजीब अंदाज है उसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये? और ये जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब है, ये आलम बेदारी। अभी मसहरी से पांव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झुर्री पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आंखें जिनमें शोखी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। वो हाथ में नक्शेन मुरादाबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। उसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यख ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भगो गया था। मैं भबक कर मसहरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहका लगाते हुए कहा, क्यों, मजा आया? ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और गड़ाप से बाहर निकल गई। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे माबूद, क्या हो गया है? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलूं तो कुछ अंदाजा हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सहन था। बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आ रहा था। कदम उसकी तरफ उठ गए। मैं इस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते हुए मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया है? मैंने पानी का नल खोल दिया, उसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच परवाज करने लगी। कब सोया था, कहाँ सोया था कि आंख यहाँ खुली। जहन के पर्दों पर मीठे मीठे नकूश उभरने लगे। कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज, रेल। चांद खान, अम्मा खा लो, ईद बकरे ईद पर तो सब ही सो जाओ, सो जाओ। चांद खान, अरे रेल, चांद खान, रतौली। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। सर पकड़कर बैठ गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे की जानब देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं हूं मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो क्या है ये सब कुछ? निहार है नतरा? बाहर से पूछा गया। हाँ, मैं गोटी गोटी आवाज में बोला। दरवाजा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने जल्ला कर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी, मैंने खोल दिया है।
वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी, फिर कुछ हो गया मुझसे, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खां के साथ रतौली नहीं पहुंच सका और चांद खां वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह इस अजनबी जगह पर आ गया हूँ। अजनबी जगह, रत्ना, क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी, बाहर से वही आवाज़ उभरी और मैं चौंक गया, मगर कुछ नहीं बोला। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं गुस्सा करने की पोजीशन में हूं? आ रहा हूं बस। हमने खाना लिखा दिया है। बाहर से आवाज उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ न सोचने देगी। निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे और मैं बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं उस कमरे में नहीं गया जहां खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, उस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सिरका लिया। मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों ना गया? किसी और तरफ क्यों ना निकल गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? ये सब क्या है? भूरिया चरण को कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खां कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफर कर रहे थे। चांद खां जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज, तेज रोशनी, और फिर मैं दोबारा सो गया था। ये सब कुछ एक ख्वाब समझकर, और अब जरूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया। उसने मुझे उस मुकद्दस मज़ार पर नहीं पहुंचने दिया, और अब मैं किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मुअम्मर खतून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा। सोच समझ कर मुझे कदम उठाना होगा। मुझे तमाम हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी। सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके दोबारा लाई हूं। अरे, तुमने नाश्ता शुरू ही नहीं किया? अभी तक सो ही रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, रंग काला था, मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? मैं कैसे जानता हूँ कि इसका नाम मालती है? और कुछ लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं। गुड़ के शीरे हैं निरे, चिपक जाएंगे तो छुटने का नाम न लें। बेचारी रमा रानी इनके सामने जा फंसी है। अब कोई कैसे निकाले उन्हें? हम कहीं उन्हें और कोई काम नहीं है। अभी सुबह हुई है। अरे, कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उस वक्त कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई दी और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, यह कुत्ता कहाँ से घुसा है? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे, हम देखें ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है। दरवाजा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं नाश्ता करने में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था, मगर कुछ देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई दी, मालती! अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाजें। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता। ये किशना कहाँ छुपी है? इसे तलाश कर। आज ये नहीं है या मैं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा इसने? अरे, हमारे काम के आदमी है, हजारों काम निकलते हैं उनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मुअम्मर खतून थी, रमा रानी। मैंने सोचा मुअम्मर खतून अंदर घुस आई। इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो तो यहाँ नहीं आई। नहीं चाची, मैंने कहा।
जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही शौक लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर पीछे आ गई। आज बचा लें रत्ना जी, बस आज बचा लें। भगवान के लिए वादा करती हूँ, आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ में आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान इनका नाश करे। खटिया खड़ी हो उनकी। वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी। आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। सारा सारा दिन हेंटते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू सा लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने भी आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है उनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं। 2 बार कुत्तों ने काटा है। वो हंस पड़ी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले नजर आ रहे थे। बेख्तियार हंसती रही। इतना हंसी के भी आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेख्तियार हंसने लगी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैंने इन्हीं के लिए लगाया था। सर पर पांव रखकर भाग गए। चच्ची तो उन्हें पुकारती रह गई। तुमने गुसल खाने का दरवाजा बाहर से बंद किया था? मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब जो ऐसे करूं तो इतनी बड़ी मर जाऊं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं। ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो एक जैसे वाकयात रूनुमा नहीं होते। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ। आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सब्र सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतजार करूं ताकि सूरत हाल वाजे हो जाए। ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं रतौली नहीं पहुंच सका था। अब भोरिया चरण कोई और चाल चल गया, मगर उसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाजा नहीं था। न जाने चांद खां कहाँ गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है? औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा और उसने जवाब भी दिया। इस तिलस्मी कैफियत का जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम न करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछलकर हलक में आ गया। कुर्बो ज्वार की सारी इमारतें जगमगा उठी और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगीं। ये नाचने गाने वालों का इलाका था। रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भोरिया चरण। ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में? दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं? क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ कृष्णा याद आई। मासूम, शोख, अल्लड़ लड़की। राधा उसकी हमशक्ल थी और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोखो शरीर कृष्णा रंग बदलने लगी। जरक बरक लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसी और अरीस कमरा, सफ़ेद बुर्राक चांदनियाँ, तबला, सारंगी, हारमोनियम, इनके अकम में नुकीली मूँछों वाले साजिंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबा जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं थी। बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। खुदाया, ये दिन भी देखना था मुझे। ऐसी जगह भी रिज़्क लिखा था। खां साहब याद आए। मेरे चांद, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। खां साहब, ये शोले मुझे बसम कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरे सामने आ गई।
क्या है मालती, हार नहीं लाए अभी तक? हार तैयार कर रखे होंगे रहीम खान ने, जाओ ले आओ। रमा रानी कह रही थी, जरा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, और हाँ जरा देख कर लेना। रहीम खान से कहना असली चंबेली लगाया करे, बीच में सदाबहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर मुझे ये कैसे मालूम था। सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया। बाजार की रौनक अरूज पर थी। तरगुला, मोतिया कड़ाकड़ बोल रही हैं, रेवड़ियां, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, ऐसी सदाएं चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। ज्यादातर पान वालों, फूल वालों और इतर फरोशों की दुकानें थीं। बुलंदियों से तबले ठोंकने की आवाजें हारमोनियम की रें रें के साथ सुनाई दे रही थी। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम गुलफरोश का बोर्ड नजर आया और मैं उसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? आओ रत्ना, बड़ी देर में आए आज। उम्र रसीदा मगर कलफ लगी नुकीली मूंछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा हारों का पुड़ा उठाते हुए कहा, 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपये का नोट रहीम खान की तरह बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपये ही छोड़ गए थे, मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपये कल के और ये 20 आज के 40 हो गए ना। हाँ रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। मैंने बमुश्किल पूछा, क्या मतलब? रहीम खान बोले, कल मैं ही हार लेकर गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुरा कर बोले, कब से ले जाता हूं मैं हार? महीनों हो गए। मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले, कुछ नहीं, मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहां हूं, महीनों से, मगर कैसे? ये मैं ही हूं, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खां के साथ रेल में सफर कर रहा था, फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ मेरा जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया है? रास्ता तक नहीं भूला था, बेख्याली के आलम में आया था, मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थी। ये तमाम बातें ज़हन खराब कर रही थी। इतना अंदाजा तो मैंने लगा लिया था कि ये सब कुछ भोरिया चरण ने किया है, लेकिन क्या किया है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी, जल्दी से हारों का पुड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि महीनों से मैं उससे हार ले जाता हूँ। इसका मतलब है वही कुछ हम शक्ल वाला मामला हो सकता है। रतन नामी कोई शख्स मेरा हम शक्ल होगा, लेकिन इतने सारे मेरे हम शख्स, हर जगह मेरा एक हम शक्ल जरूर मौजूद होता है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी, बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इस वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर। हैं? मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? कहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होश व हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन मालती ये क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था।
चांद खां का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से 17 मार्च को ही रतौली चल पड़े थे। और इस बात को 5 माह गुजर गए थे, 5 माह। अगर ये वाकई सितंबर का महीना है तो मेरी जिंदगी के वो 5 महीने कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करो किसी को नहीं बताओगी। बोलो, वादा करोगी ना मालती? शकुंता के बारे में कुछ पूछोगे? शकुंता? हाँ रतन जी, शकुंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सार गंजा कर देंगी। पहले भी हम तुम्हारी ही वजह से पिट चुके हैं। शकुंता कौन है? जानते हैं? आगे नहीं इसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन है। नहीं, मैं शकुंता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो कि नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकुंता के फेर में मत पड़ो, वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब से यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो, बताती हूँ। फिर वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी और बोली, पूरे 5 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए।